डिमांड शुरू किया था, मीनिंग ऑफ डिमांड बताओ, विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस एट द गिवन प्राइजेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिर व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्सटीट्यूट गुड्स आता है। फिर उसके बाद डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर में हमने वो एक बेसिक रूल तो पढ़ा ही था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो अलग अलग गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है कि किसकी डिमांड इंक्रीज होगी और किसकी डिमांड कम होगी, है ना। नॉर्मल गुड के लिए तो वो नॉर्मल सा था कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। लेकिन इन्फीरियर गुड में कैसा था, इसका अपोजिट था। और एसेंशियल गुड के लिए क्या था कि एक टाइम तक तो बढ़ती है लेकिन उसके बाद इंक्रीज होना नहीं होता, है ना, क्योंकि एसेंशियल गुड्स वो जो हमारे ये फूड ग्रेन है, फ्यूल है, कुकिंग ऑयल है, इनका तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हम उतना ही करेंगे ना जितनी हमें नीड है ना, उतने टाइम के लिए होती है। और जो जैसे रिच पीपल है उनकी इनकम और ज़्यादा बढ़ती है तो फिर क्या है, वो गुड बेसिक नीड वाले उनके गुड इंक्रीज नहीं होते, उनकी नीड नहीं इंक्रीज होती है। कौन से गुड की इंक्रीज नीड होती है, प्रेस्टीज गुड की, लग्जरी गुड्स की, लग्जरी ब्रांड कार्स, ये सब, इन सब की गुड्स की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर हमें पढ़ना है आज यहाँ से टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर। द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी also depends upon the taste and preference of buyer and changes in them over a period of time. Goods which are modern or more in fashion command higher demand than goods which are old fashion और old design के होते हैं। हम ऑब्वियसली हम ऐसे कपड़े पहन मतलब खरीदते हैं जो आज के फैशन के, हम पुराने फैशन के क्लोथ तो खरीदते नहीं है। तो डिमांड किस पे डिपेंड करती है, हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस पे, जो करंट फैशन चल रहा है, जो करंट डिज़ाइन चल रहा है उस पर डिपेंड करती है। कंज्यूमर में परसीव अ प्रोडक्ट एज ऑब्सोलीट एंड डिस्कार्ड इट बिफोर इट इज़ fully utilized and then prefer another good which is in currently in fashion। जनरली लोग क्या करते हैं, वो जो आउट ऑफ फैशन वाले गुड है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको यूज़ करना भी बंद कर देते हैं और फिर प्रेफर करते हैं ऐसा गुड खरीदना जो इन फैशन है, जो अभी लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ ग्रेटर डिमांड फॉर अ लेटेस्ट डिजिटल डिवाइसेस एंड ट्रेंडी क्लोथिंग एंड वी फाइंड दैट मोर एंड मोर पीपल आर डिस्कार्डिंग दीज गुड्स करेंटली इन द यूज़ दो दे वुड हैव यूज्ड इट फॉर सम मोर ईयर्स। ऐसा नहीं है कि वो गुड ख़राब ही हो गया है, हम उसे यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो गया है। ठीक है, जैसे कि कोई क्लोथिंग, कोई पीस ऑफ क्लोथ, कोई ऐसी जीन्स जो आउट ऑफ फैशन हो गई तो हमने उसको, ख़राब नहीं हुई बट हमने यूज़ करना बंद कर दिया क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन है, अच्छी नहीं लगती है पहनने में। तो ये होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑन यूटिलिटी सच एज डीमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवेगन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट एंड स्नूब इफेक्ट। अब ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, अभी ये जो हमने ये पढ़ा ये तो आपको पता ही है ना। जो हमें नया पढ़ना है, अब आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, 11th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, वो है ये 4 इफेक्ट्स। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवेगन इफेक्ट, वेबलन इफेक्ट और स्नूब इफेक्ट डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग द डिमांड्स फॉर प्रोडक्ट। Demonstration effect, the term coined by जेम्स ड्यूसेनबेरी। पहली बात तो MCU के लिए इसका नाम याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट किसने निकाला था, टर्म कॉइंड बाय जेम्स ड्यूसेनबेरी, रेफर्स टू द डिजायर ऑफ पीपल टू एम्यूलेट द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर्स। मतलब हमारा डिज़ायर किसी गुड को खरीदने का तब आता है जब हम ऐसा देखते हैं कि दूसरे भी उस गुड को खरीद रहे हैं। ठीक है, 12:44 टाइम से आया करो। कहाँ पे रहते हो? ठीक है, एक साथ आ जाया करो, थोड़े चार्जेस भी वो हो जाएंगे, इक्वल बढ़ जाएंगे।
अच्छा स्कूल, वो तो अब तो और बढ़िया, स्कूटी पे लेके आ जाएगा। लेकिन गर्ल्स को ऑटो भी टाइम से मिल जाता है, अपने आप बढ़िया टाइम से आ जाती है। जल्दी बुक करते हैं ना, बुकिंग 12:25 का रखता हूँ। हाँ, तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय जेम्स ड्यूसेनबेरी। इसका मतलब क्या है? रेफर्स टू द डिजायर ऑफ पीपल टू इमैलिएट द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ अदर्स। मतलब दूसरों को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमें भी ये गुड खरीदने की ज़रूरत है, हमें ऐसा लग रहा है उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तब हमें जो डिज़ायर आ रही है किसी गुड को खरीदने की, वो वाला इफेक्ट होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक, इन अदर वर्ड्स पीपल बाय और हैव थिंग्स बिकॉज दे सी दैट अदर पीपल आर एबल टू हैव देम। आप अपने दोस्त को देख रहे हो कि इसके पास तो भैया ये वाला फ़ोन है, तो आप फिर बोल रहे हो मेरे को भी चाहिए। तो इसकी वजह से जो हमारे उस गुड्स की जो डिमांड इंक्रीज़ हुई, मतलब जो उस गुड की डिमांड हमें लगा कि हमें चाहिए कि वो गुड, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। For example, an individual demand for cell phone may be affected by his seeing a new model of a cell phone in his neighbor's or a friend house, either because he likes what he sees or because he figures out that his neighbor or friend can have it, he can too। समझ में आया? तो उसने अपने किसी फ्रेंड को नेबर के हाउस में कुछ ऐसा कोई गुड देख लिया, ऐसा सेल फोन, अब ऐसा सेल फोन तो पता नहीं कौन सा ही होगा, बट कोई भी ऐसा गुड देख लिया जिसको देख करके कि हमें ऐसा लगा कि उसके पास है, मेरे को भी ले लेना चाहिए, या फिर वो ले सकता है तो फ्रेंड कैन हैव इट तो आई कैन टू हैव इट, तो वो वाला डिज़ायर आ जाता है, उसको बोलेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। नेक्स्ट, नहीं उसका एग्ज़ाम है, बाकी सब तो आ गए। वो तोशिता ऑनलाइन है, तोशिका ऑनलाइन है। Bandwagon effect refers to the extent to which the demand for the commodity is increased due to the fact that others are also consuming the same commodity। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या था? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में क्या था कि मेरा फ्रेंड ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता। अब इसके अंदर क्या है कि सब लोग खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीदूं। समझ रहे हो दोनों में क्या डिफरेंस है? हमने वहाँ किसी एक के पास ही देखा, सिर्फ अपने एक फ्रेंड के पास देखा कोई गुड, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे पास भी होना चाहिए, वो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। बैंडवेगन इफेक्ट क्या है कि सब लोग ये गुड यूज़ कर रहे हैं, सबके पास भी है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये है कौन सा इफेक्ट? बैंडवेगन इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक, bandwagon effect to the extent to which demand for a commodity is increased due to the fact that others are also consuming, मतलब सब लोग others are also consuming the same commodity। It represents the desire of people to purchase a commodity in order to be fashionable or stylish or to conform to the people that they wish to be associated with। यहाँ पर क्या हो रहा है फिर? ताकि हम लोग भी ना सब लोगों के साथ मिल सके। जैसे होता है ना, जैसे ये जो पीछे 3 लड़के बैठे हैं और आप सब लोग पबजी खेलते हो, ठीक है। अब आप सब जो बातें करोगे उसकी गेम की, तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये नहीं खेलती, तो फिर ये घर पे जाके बोलेगी मैं भी खेलना शुरू कर देती हूँ। तो फिर ऐसा होता है ना कि जब सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँ, क्योंकि मेरे को भी सब लोगों के साथ इन्वॉल्व रहना है, मेरे को भी बात करनी है उस चीज़ की। तो ऐसे ही कि ये सबके पास वो गुड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर एक जना वो लेफ्ट आउट ना फील करे, तो फिर वो भी क्या कर रहा है, उस गुड को परचेज कर ले रहा है कि मेरे पास भी है। अब तो ये है। अब जो डिफरेंस, मतलब जो समझने वाली चीज़ है कि इन सब में कंफ्यूज नहीं होना कि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या बोल रहा है और बैंड सारे अलग अलग हैं, दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं, वो बैंडवेगन इफेक्ट का था। आगे सीखते चलो, चलो आगे जल्दी देखो एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक। देखो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट रीड करो, कहाँ गया? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट रीड करो। इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो डिज़ायर है ना, वो कैसे आ रही है? वो ये देख करके आ रही है कि मेरे फ्रेंड के पास भी वो गुड है, ठीक है।
मैं बहुत सारे लोगों को नहीं देख रही हूँ कि वो वाला गुड बहुत सारे लोगों के पास है, मैंने बस एक फ्रेंड के पास भी देखा ना कि मेरे फ्रेंड के पास भी है, तो भी मैंने वो गुड खरीदने की डिज़ायर रखी, तो वो है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और बैंड वैगन इफेक्ट क्या है कि मैं जहाँ जा रही हूँ मैं सबके पास ही वो गुड देख रही हूँ, सबके पास ही वो गुड है, तो मेरे को भी लेना चाहिए, वो है बैंड वैगन इफेक्ट। समझ में आया? ये जो भी पबजी वाला एग्जाम्पल दिया वो बैंड वैगन इफेक्ट वाला था। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है दोनों में? आगे, बाय स्नूब इफेक्ट वी रेफर to the extent to which demand for consumer is decreasing owing to the fact that others are also consuming the same commodity. This represents the desire of the people to be exclusive, to be different, to disassociate themselves from the common herd. For example, when a product becomes common for all, some people decrease or altogether stop its consumption. अब यहाँ पर क्या है स्नूब इफेक्ट में? स्नूब इफेक्ट में क्या हो रहा है कि मैंने देखा कि यार ये वाला गुड तो सब लोग ही खरीद रहे हैं, मुझे कुछ यूनिक खरीदना है, तो अब वो यूनिक खरीदने के चक्कर में वो जिस गुड की डिमांड आई उसको बोल रहे हैं हम स्नूब इफेक्ट। स्नूब इफेक्ट का मतलब कि मुझे सब लोगों जैसा गुड नहीं खरीदना है, मुझे सबसे अलग खरीदना है, मेरे को कॉमन हर्ड का पार्ट नहीं बन रहा है, मुझे सबसे यूनिक रहना है, सबसे अलग डिसएसोसिएट रहना है, तो वो है स्नूब इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? ये भी लास्ट में पढ़ेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। हाईली प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड फॉर कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। ये वर्ड अभी पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे हम आगे इस वर्ड का मतलब। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट, नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टेन वेबलिन। थॉर्स्टेन वेबलिन का नाम भी याद रखना, वेबलिन इफेक्ट किसने निकाला था। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसिव car and jewels, the distinction between Snoop effect and Veblen effect is that the former is a function of consumption of others and later is a function of price. अब ये समझो इन दोनों में डिफरेंस, एक है हमारे पास स्नूब इफेक्ट और दूसरा है हमारे पास वेबलन इफेक्ट। स्नूब इफेक्ट क्या हो रहा है, हमें अलग दिखना है, हमें दूसरों से यूनिक दिखना है, वो होता है स्नूब इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट क्या होता है ना, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम कोई गुड खरीद रहे हैं, वो है वेबलन इफेक्ट। मतलब उस गुड का अगर प्राइस ज़्यादा होगा ना तभी खरीदेगा वो वाला, वो गुड लग्जूरियस होगा ना तभी वो वेबलन इफेक्ट में खरीदा जाएगा, तो वो है वेबलन इफेक्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये इस चीज़ की डिमांड क्रिएट हो रही है दूसरों को देखकर, मतलब दूसरों के पास सबसे अलग मैं दिखूँ, दूसरों के पास ये है तो मैं सबसे अलग दिखूँ। स्नूब इफेक्ट की डिमांड कैसे इंक्रीज हो रही है, दूसरों की गुड को देख कर के भी हो रही है, लेकिन वेबलन में हम दूसरों को नहीं देख रहे हैं, हम बस हमारा स्टेटस देख रहे हैं, है ना। जैसे कि सपोज अगर ऑडी के प्राइजेस कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, ठीक है, मतलब हर लोग ही सब लोग ही खरीदे जा रहे हैं, सब लोग ही चलाए जा रहे हैं, तो फिर क्या जो वो खरीद सकते थे वो फिर वो वाली कार भी खरीदेंगे क्या? नहीं, फिर उनका स्टेटस सिंबल, तो फिर वहाँ पर स्नूब इफेक्ट हो रहा है कि वहाँ पर वो सब लोग खरीद सकते हैं, तो फिर मेरे को कोई अलग कार खरीदनी है, वो है मतलब कि मैं देख रही हूँ कि सब लोगों के पास है तो मैं वो नहीं खरीदूँगी, मैं कोई और गुड खरीदूँगी, वो है ये। अब यहाँ पर हम दूसरों को नहीं देख रहे हैं, हम बस हमारा गुड जा कर के खरीद रहे हैं जो कि हमें लगता है कि हमारा स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सही रहेगा, है ना। समझ में आया? जैसे कोई लोग होते हैं ना, फ़ोन में आईफोन में उसका बनवा लेता है डायमंड का कुछ या फिर गोल्ड का कुछ, तो फिर वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो वाला गुड अपने पास रख रहे हैं ना, तो वो वेबलन इफेक्ट हो गया। वो सब लोगों के पास तो होता नहीं है। अब एक बार दोबारा रीड करो, हाईली प्राइस्ड गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय स्टेटस सीकिंग रिच पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब कि ऐसी कंजम्पशन की ऐसी डिमांड जिसकी में भी ज़रूरत नहीं थी, बट हम उस ज़रूरत को बना रहे हैं अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का मतलब वो कंजम्पशन होता है कि जिस कंजम्पशन की ज़रूरत हमें थी भी नहीं, हम रह सकते थे उसके बिना,
लेकिन तब भी हमें ज़रूरत पड़ रही है। जैसे इंटरनेट के बिना कि हम सब लोग रह सकते हैं ना, ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन नहीं रह सकते। समझ रहे हो डिफरेंस? रह सकते हैं लेकिन नहीं रह सकते। तो हम बना रहे हैं, हमारे लिए वो डिमांड इतनी उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट हम कर रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल में। ठीक, दिस इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट, नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टीन वेबलन। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंसिव कार्स एंड ज्वेल, एक्सपेंसिव कार्स खरीदना, अपने ज्वेलरी खरीदना अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए, वो है वेबलन इफेक्ट। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्नूब इफेक्ट एंड वेबलन इफेक्ट इज दैट, जो पहला वाला है, जो फॉर्मर है, वो फंक्शन है कंजम्पशन ऑफ दूसरों को देख करके, लेकिन जो लेटर मतलब वेबलन इफेक्ट है वो है प्राइस का फंक्शन, मतलब अगर महंगा होगा तभी खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, वी कंक्लूड दैट people have taste and preference and these do change sometime due to external and sometime due to internal causes and influence the demand. Clear? चारों इफेक्ट, और चारों इफेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपस में। ठीक है, knowledge regarding taste and preference is extremely valuable for the manufacturers and marketers as it would help them appropriately design new models and of products and services and plan production to suit the changing taste and needs of the customer. तो अब यहाँ पर जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो मार्केटर्स है, उनको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में, लोगों के क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तभी वो उसके अकॉर्डिंग गुड्स को बना पाएंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे और अपने गुड्स को सेल कर पाएंगे। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। Difference between demonstration, bandwagon effect and snoop effect. It is psychological effect in which people do same what others are doing. They do not have their own belief and thinking. यहाँ पर साइकोलॉजिकली चल रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड को देखा, या मैंने देखा सब लोग खरीद रहे हैं तो मैंने भी वो गुड खरीद लिया, है ना। साइकोलॉजिकली चल रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि हमें ज़रूरत है भी कि नहीं है, बस खरीद रहे हैं वो गुड, डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। फिर फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी इन शेयर मार्केट, देन मेनी पीपल स्टार्ट फॉलोइंग द सेम विदाउट कंसिडरिंग इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर बोलते हैं कि शेयर मार्केट में तो पैसे इन्वेस्ट करने ही नहीं चाहिए, पैसे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसने क्या करा, अपने फ्रेंड को देख करके इन्वेस्ट करा। उसे ये नहीं पता था कि फ्रेंड के पास तो नॉलेज है, वो तो बैलेंस शीट देखता है, चेक करता है, रेशियोज़ निकालता है, तब जा करके इन्वेस्ट करता है, और उसको ग्राफ की नॉलेज है। दूसरे फ्रेंड को कुछ नॉलेज नहीं थी, उसने जा कर के बस ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया और फिर उसके पैसे डूब गए, है ना। तो उसने क्या करा, बस अपने फ्रेंड को देखा और जा कर के इन्वेस्ट कर दिया, और उसके पीछे का जो रीज़न था वो जाना भी नहीं। तो यहाँ पर बस दूसरों को देख करके डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, कोई अपना कोई बिलीफ सिस्टम, कोई अपनी कोई थिंकिंग है ही नहीं। स्नूप इफेक्ट में क्या हो रहा है, इट इज़ अंडरस्टूड एज द डिज़ायर टू पोजेस अ यूनिक कमोडिटी हैविंग अ प्रेस्टीज वैल्यू। हम वो वाला गुड खरीद रहे हैं जिसकी कोई प्रेस्टीज वैल्यू है, जो लोगों से अलग दिखे। यहाँ पर ये अपोजिट चल रहा है बैंडवेगन और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में। यहाँ पर हम वो वाला गुड खरीद रहे हैं जो सबके पास है, और यहाँ पर हम वो वाला गुड खरीद रहे हैं जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमें अलग दिखना है। ठीक है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो रही है, कैसे, क्योंकि जो सब खरीद रहे हैं वो तो खरीदा ही नहीं ना मैंने, तो डिमांड एक पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। एग्जाम्पल, इफ मिस एक्स एंड मिस वाई आर रिच राइवल्स ऑफ ईच अदर, एंड इफ in any party Miss X wears expensive dress, and on seeing it Miss Y, who also having the same dress, decided to reject the use of the same dress further, rather Miss Y will try to use even more expensive one। है ना, लड़कियों का होता है ना कि भाई उसने, मैं सेम तो नहीं पहन के जाऊंगी, अलग अलग दिखना है मेरे को, तो है ना। हो गया, समझ में आ गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस।
कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस. Consumer expectations regarding future prices, income, supply conditions etc. influence current demand. तो कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाले हैं या कम होने वाले हैं, इनकम की क्या एक्सपेक्टेशन है, सप्लाई कंडीशन कैसी रहने वाली है, वो हमारी करंट डिमांड को तो इफेक्ट करती है. फ्यूचर में हम ये सोचते हैं कि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं तो हम आज ही गुड को खरीद के रख लेते हैं, है ना. फ्यूचर में हम ये सोचते हैं कि प्राइस कम हो जाएगा तो अभी हम नहीं खरीदते, हम वेट करते हैं कि जब उस गुड का प्राइस क्या होगा, कम होगा, हम तब खरीद लेंगे. ऐसा होता है. इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइस, इंक्रीज इन इनकम एंड शॉर्टेज इन सप्लाई, मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड. ऑब्वियसली हम ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइजेस अगर बढ़ने वाले हैं तो आज हम नहीं खरीदेंगे, है ना. आज ही हम खरीदेंगे, उल्टा बोल दिया मैंने. इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में अगर बढ़ जाएंगे तो आज कम है तो आज ही खरीद लेते हैं, तो अभी हम मोर क्वांटिटी को क्या करेंगे, डिमांड करेंगे. इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम बढ़ेगी तो हम ऑब्वियसली ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे. अगर फ्यूचर में सप्लाई की शॉर्टेज होने वाली है, हमें लगता है कि नहीं मिलेंगे गुड, जैसे कोविड के टाइम पे हमने सोचा कि कुछ टाइम पे लॉकडाउन लग जाएगा तो हमें ना गुड मिलेंगे नहीं, तो लोगों ने आज ही स्टॉक जमा कर लिया घर में, तो फिर क्या हो गई, डिमांड क्वांटिटीज़ की बढ़ गई थी. इफ़ दे एक्सपेक्ट कि फॉल इन प्राइस होगा या फॉल इन इनकम होगा तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी परचेज को पोस्टपोन करते हैं कि हम जब प्राइस कम होगा ना उस गुड का तब हम खरीद लेंगे, ठीक है. ऑफ नॉन एसेंशियल कॉमोडिटीज़ एंड देयरफॉर करंट डिमांड फॉर देम विल फॉल. अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, प्राइस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इस चीज़ से इफेक्ट नॉन एसेंशियल कॉमोडिटी पे पड़ेगा, क्योंकि एसेंशियल कॉमोडिटी तो हमें खरीदनी ही पड़ेगी, चाहे प्राइस बढ़े कम हो कुछ भी हो, उसकी तो ज़रूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है. हम सिर्फ नॉन एसेंशियल कॉमोडिटी की डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं ना. अगर हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत है वो तो हमें खरीदनी पड़ेगी आज, हम ये थोड़ी देखेंगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक. Therefore, the current demand for them will fall. Level of consumer and business confidence about their future economic situation will also affect the spending and demand. तो ये हमारा क्या है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन डिमांड को इफेक्ट डालता है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड. अदर फैक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर्स, the demand for a commodity depends upon the following factor. तो अभी हमने कुछ फैक्टर पढ़े, अभी हमें और थोड़े से फैक्टर पढ़ने हैं. पहला क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन. जनरली द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और अ रिलीजन रादर वुड बी नंबर ऑफ बायर्स and quantity demanded in the market would be higher at every price. The opposite in case when the population is लेस. ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी. अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ही बहुत कम होगी तो फिर डिमांड भी कैसी होगी, कम होगी. एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. इफ लार्जर पॉपुलेशन ऑफ पीपल बिलोंग टू ओल्डर एज ग्रुप रिलेटिव टू यंगर एज ग्रुप, देयर विल बी इंक्रीज डिमांड फॉर जीरियाट्रिक केयर सर्विसेज, स्पेक्टिकल्स, वॉकिंग स्टिक्स एक्सेट्रा. मतलब कि अगर हम ऐसा देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन रहते हैं तो फिर उनके हिसाब के गुड्स की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना. जो केयर सर्विस मतलब ऐसे कुछ उनको सर्विसेज, उनको केयर करने वाले जो गुड्स हैं या स्पेक्टिकल्स है या वॉकिंग स्टिक्स है, ऐसे चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी अगर हमारे इकोनॉमी में ओल्ड एज पीपल ज़्यादा होंगे. वही अगर हम देखेंगे इकोनॉमी में अगर चिल्ड्रन ज़्यादा होंगे तो फिर बुक्स की डिमांड, बच्चों के कपड़ों की डिमांड, बच्चों के खिलौनों की डिमांड, ये ज़्यादा बढ़ेगी. एंड लेस डिमांड फॉर चिल्ड्रन बुक्स. सिमिलरली इफ़ द पॉपुलेशन कंसिस्ट मोर ऑफ चिल्ड्रन, डिमांड फॉर टॉयज़, बेबी फूड, टॉफीज़ एक्सेट्रा विल बी मोर. लाइकवाइज if there is a migration from rural area to urban area, there will be decrease in demand for goods and services in rural area. तो अगर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रूरल एरिया से उठ करके अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहा है,
तो फिर जो गुड में भी हमें रूरल एरिया में ज़रूरत पड़ती थी वो अर्बन एरिया में नहीं है, तो फिर उस गुड की डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और और फिर ऑन द अदर हैंड जो चाहिए हमें अर्बन एरिया में उस गुड की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? आगे लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड। नेशनल इनकम कितना है वो भी तो हमें फ़र्क डालता है ना हमारे गुड्स को डिमांड करने में। हायर द नेशनल इनकम, हायर विल बी द डिमांड फॉर ऑल नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज। The wealth of a country may be unevenly distributed so that there are very few rich people while majority is very poor। ऐसा होता है ना कि हमारे कंट्री में कुछ लोगों के पास तो बहुत वेल्थ एक्यूमुलेटेड है, मतलब कि जो नेशनल इनकम है पूरी कंट्री की उसका मेजर पोर्शन तो कुछ लोगों के हाथ में ही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Majority is very poor. Under such condition, the propensity to consume of country will be relatively less because propensity to consume of rich people is less than that of poor people। होता क्या है कि जैसे जो पुअर पीपल होते हैं अगर उनके पास एक्स्ट्रा 10,000 रुपये आए तो फिर ना उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है। उनके पास वो जो 10,000 रुपीज़ आए वो खर्च कर देंगे, ठीक है, वो उसको कंज्यूम कर लेंगे। मतलब उनके पास हो सकता है कि वो जो उनकी जो नीड थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, अब जैसे ही उनके पास वो इनकम आई तो फिर वो क्या सोचेंगे कि उस वाली नीड को पूरा कर लेते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि सपोज़ कोई ऐसी है कोई नीड जो कि उन्होंने हाँ वेरी गुड, कंस्ट्रक्शन कराना था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कराना था, कंस्ट्रक्शन करवा नहीं पा रहे थे और जैसे ही वो एक एक्स्ट्रा इनकम आई तो उन्होंने सोचा अब हम कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, है ना, रिपेयर करवा लेते हैं। तो फिर मतलब वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो उनका है, मतलब उनको ज़रूरत थी। अब ऐसे अगर हम ऑन द वो वाली साइड पे देखें जिनके पास ऑलरेडी बहुत वेल्थ एक्यूमुलेटेड है तो उनके पास अगर 10,000 छोड़ो, उनके पास 1 करोड़ रुपए भी एक्स्ट्रा आ गया तो फिर उनका कंजम्पशन थोड़ी करेंगे, उनके पास तो ऑलरेडी जो कंजम्पशन की नीड्स थी वो फुलफिल्ड होगी ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना वो रिच पीपल में लेस होता है और पुअर पीपल में ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्योंकि अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल अगर रिच में होगा और पुअर में मेजॉरिटी पुअर में होगी और रिच में कम होगी तो फिर यहाँ पर उसी तरीके से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है और डिमांड है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक। कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड विल बी कंपैरेटिवली लेस इफ distribution of income is more equal then propensity to consume of a country as a whole will be relatively high indicating higher demand for the good। तो अगर हम ये देख सकते हैं कि अगर पुअर पीपल ज़्यादा हैं तो फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा ज़्यादा होगा, अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और फिर दूसरी साइड अगर हम ये देखें कि रिच अगर ज़्यादा है तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगा और डिमांड फिर कम बनेगी, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट, अब इसमें क्या हो रहा है ना आजकल तो ये बहुत 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 चल रहा है, क्रेडिट पे दे देना। कोई अगर 25,000 30,000 भी कमाता है वो भी आईफोन ले लेता है, वो भी एक महंगी सी चीज़ ले लेता है। ऐसा क्यों ले पा रहे हैं लोग, क्यों खरीद पा रहे हैं ऐसा, EMI के थ्रू, क्योंकि उनको ऑफ़र कर देते हैं बैंक की तरफ से ही, अपने आप ही कॉल आ जाता है कि आप ले लो और फिर हम इतनी इतनी EMI इतने इतने टाइम पे पे करते रहना। वैसे ये अच्छा नहीं होता। खुद सोचो किसी के अगर 30,000 रुपीज़ पर मंथ आ रहे हैं और उसने अगर 1,50,000 का फ़ोन ले लिया, ठीक है, 10 महीने की EMI बनाई और उस पर अगर वो विदाउट इंटरेस्ट भी EMI भर रहा है 15,000 रुपये, मतलब 50% इनकम तो इसी में चली गई, है ना। वैसे ये अच्छा तरीका नहीं होता अगर हम देखें तो, लेकिन लोग ऐसा करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक। क्या
तेज बोला करो, मेरे को भी सुनना होता है। क्या बोल रहा था? पूछो, डाउट पूछो। हाँ, availability of credit facility induces people to purchase more than what their current income permit them। तो availability of credit facility से क्या होता है, लोग वो वाला गुड परचेज कर पाते हैं जब जो उनके करंट इनकम हो सकता है कि परमिट नहीं करी हो, मतलब कि ऐसा गुड परचेज कर लिया जो उनकी करंट इनकम से भी ज़्यादा। Credit facility mostly determine the demand for investment and for durable goods which are expensive and require bulk payment at the time of the purchase. Low rate of interest encourage people to borrow and therefore demand will be more। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, वो एक्सपेंसिव गुड की भी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोगों को क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है, EMI के थ्रू वो लोग खरीद लेते हैं, तो डिमांड क्या हो जाती है, फिर इंक्रीज हो जाती है। एनकरेज पीपल टू बोरो एंड देयरफॉर डिमांड विल बी मोर। Government policies and regulations. The government influence demand through its taxation, purchases, expenditure and subsidy policies. While taxes increases price and decrease in quantity demanded, subsidies decrease the price and increase in quantity demanded. टैक्स की वजह से क्या होता है, हमारा जो गुड होता है ना, वो उसका प्राइस महंगा हो जाता है ना। GST कैसे होता है, अगर हम सामान खरीदने जा रहे हैं और उसका प्राइस अगर 100 रुपये है, तो अगर उस पर GST लग गया 10% का, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। तो इसकी वजह से, टैक्स की वजह से प्राइस क्या हो जाता है, गुड का बढ़ जाता है। तो अगर प्राइस बढ़ जाता है तो फिर डिमांड क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। सब्सिडी क्या होता है, गवर्नमेंट किसी गुड में सब्सिडी देती है, मतलब कि कुछ पैसे माफ़ कर देती है। जैसे LPG सिलेंडर पे सब्सिडीज चल रही थी, तो फिर मतलब उसका प्राइस क्या हो जाना, मतलब कम हो जाना, तो फिर उस चीज़ की डिमांड क्या होती है, फिर बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेस ऑन लग्जूरियस गुड्स एंड सब्सिडीज फॉर सोलर पैनल। तो टैक्सेस किस पे लगाने चाहिए, लग्जूरियस गुड्स पे लगाने चाहिए, और सब्सिडी हमें जो चीज़ें हमें बढ़ानी है, जो चीज़ें हमें एनकरेज करनी है, मतलब सोलर पैनल लगाने से होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हम कम खर्च करेंगे, हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, थोड़ा ग्रीनर सोर्स हो जाएगा हमारा यूज़ करने का। तो ऐसी चीज़ों पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सिमिलरली, टोटल बैन, रेस्ट्रिक्शन and higher taxes may be used by the government to restrict the demand of socially undesirable goods and services। socially undesirable goods and services मतलब टोबैको, सिगरेट, एल्कोहल, इन सब चीज़ों पे क्या लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ टैक्स, ताकि उनकी डिमांड को क्या किया जाए, रेस्ट्रिक्ट किया जाए। गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरनेशनल ट्रेड, लेकिन जिन लोगों को आदत होती है वो चाहे कितना ही टैक्स लगा दो, वो खरीद के ही क्या बोल रहा है ये आपको भी पॉइंट आउट कर रहा है। टैक्स वाले पता है, काफी जनरल चीज है। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो विल अफेक्ट द डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है ना ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे, वो भी इफेक्ट करती है हमारी डोमेस्टिक डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। कैसे इफेक्ट करेगी बताओ, इंटरनेशनल ट्रेड हमारे डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे इफेक्ट कर सकता है, कोई एक आप बताओ, और आप बताओ। ऐसा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जैसे कि हाँ, और क्या हो सकता है, जैसे कि मेड इन इंडिया कोई गुड, मतलब डोमेस्टिक गुड भी बन रहा था, ठीक है, और अगर हमने वही गुड चाइना से भी मंगवा लिया,
ठीक है। तो फिर अब क्या होगा कि हमारा जो गुड है, जो मार्केट शेयर है उस गुड का वो कम हो जाएगा ना, डोमेस्टिक वाले गुड का, क्योंकि इंडिया में कोई फॉरेन का गुड भी आ गया है ना, तो हमारा हो सकता है वो जो डोमेस्टिक गुड की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ कर जाए, क्योंकि लोग उस वाले पे भी तो जाएंगे जो कि हमने इंपोर्ट किया है ना। गवर्नमेंट तो काफी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है कि हाँ। इंपोर्ट नहीं कर सकते इस गुड का। अदर हैंड वो रिजेक्शन, मतलब यहाँ पर ये मैंने बताया कि कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है अगर गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है वैसे जनरली क्या होता है, एक्सपोर्ट को एनकरेज करती है, इंपोर्ट थोड़ा कम करती है। एक्सपोर्ट हमारी कंट्री में ड्यूटी मतलब ज़ीरो रेटेड होता है, मतलब उस पर टैक्स नहीं होता, टैक्स होता भी है तो रिफंड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करने से क्या होता है हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है, और किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना ज़्यादा उतनी वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, ठीक है। आगे, अपार्ट फ्रॉम अबव फैक्टर्स सच एज वेदर कंडीशन, अब ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से भी हमारा डिमांड क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, ठीक। अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर्स सच एज वेदर कंडीशंस, बिजनेस कंडीशंस, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, वेल्थ, लेवल ऑफ एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक क्लास, ग्रुप मेंबरशिप, हैबिट ऑफ कंज्यूमर, social custom and conventions, salesmanship, advertisement also play important role in influencing demand. कुछ और फैक्टर्स हमारे पास दे दिए। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन, as we know, function is a symbolic statement of a relationship between dependent and independent variable. The demand function states in equation form the relationship between demand for a product and its determinant, जो जिनकी वजह से जैसे price of the commodity, money, income and price. Any other factor that are not explicitly listed in the demand function are assumed to be irrelevant or held constant. तो हमने यहाँ पर सिर्फ डिमांड फंक्शन में तीन चीज़ें ली है, प्राइस लिया है, इनकम ली है और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड लिया है। तो इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं कि बाकी चीज़ें या तो इरेलीवेंट है या फिर मेनली क्या मानते हैं बाकी चीज़ों को कांस्टेंट, ठीक है। और सिंपल डिमांड फंक्शन में भी एक्सप्रेस्ड एज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स is the function of price of the commodity, money income of the consumer and price of related good, ठीक है ना, ये तो सबने पढ़ा हुआ ही है पहले, ठीक। The demand function stated as above does not indicate the exact quantitative relationship between quantity, price, money and price of related goods. For this, we need to write demand function in a particular form of specified values for explanatory variable appearing on the right hand side. For example, हम क्या लिख देते हैं, वेरिएबल के साथ, मतलब सिर्फ क्या बोलते हैं y, p और p प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड नहीं, उसके साथ कोई नंबर भी अटैच कर देते हैं। इन दिस यूनिट वी विल बी स्टडिंग डिमांड एज अ फंक्शन ऑफ ओनली प्राइस कीपिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट। और वैसे भी अगर जैसे हम किसी भी एक फैक्टर की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि बाकी सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, most of us have an implicit understanding of law of demand. The law of demand is one of the most important law of economic theory. The law states the nature of relationship between quantity demanded of the product and its price, ठीक। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंड द लॉ thus: the greater the amount to be sold, the smaller must be the price. जितने मतलब ज़्यादा डिमांड हम बनवाना चाहते हैं मार्केट में, उतना ही प्राइस हमें क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। एट विच इट इज़ ऑफर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे फाइंड परचेजर्स, एंड इन अदर वर्ड्स the amount of demand increases with the fall in price and diminishes with the rise in price. तो वही लिखा है बस वर्ड्स में कि प्राइस अगर बढ़ेगा
तो डिमांड डिमिनिश होगी, कम होगी, प्राइस अगर कम होगा तभी हम डिमांड को इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, हम डिमांड पढ़ रहे होते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, हमें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन द प्राइस ऑफ गुड राइजेस, हम लॉ ऑफ डिमांड में क्या मान करके चल रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स, अभी हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या करते हैं, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ हम ये मानते हैं चेंजेस किस में हो रहे हैं, प्राइस में हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सब कुछ चेंज होगा तो फिर ये वर्क नहीं करेगा ना। और अगर जैसे प्राइस बढ़ रहा है किसी का और साथ में अगर इनकम भी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली डिमांड कम नहीं होगी, है ना, या तो उतनी की उतनी ही रहेगी या हो सकता है बढ़ भी जाए, तो वर्क नहीं करेगा हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इसलिए जब हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं तो बाकी के फैक्टर्स क्या है, कांस्टेंट है। Thus there is a inverse relationship between price and quantity demanded, ceteris paribus. Ceteris paribus का क्या मतलब होता है, other things being constant. The other things which are assumed to be equal or constant are prices of the related goods. जो other things की यहाँ बात कर रहे हैं वो सब क्या है, वो सब वही फैक्टर्स है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, क्या क्या, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, all other factors other than price which influence demand. If these factors which determine demand also undergo a change, then inverse price demand relationship may not hold good. अगर ये भी साथ के साथ चेंजेस होंगे तो फिर जो हमारा जो एक रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड है वो भी बेकार हो जाएगा, मतलब वो भी वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज देन इंक्रीज प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, हो सकता है रिजल्ट ना करे इन डिक्रीज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। दस constancy of these other factor is an important assumption of law of demand. The quantity demanded is the amount of good or services that consumers are willing to buy at a given price, holding constant all other factors that influence purchases. The quantity demanded of a good or service can exceed the quantity actually sold. The law of demand may be illustrated with the help of demand schedule and demand curve. कैसा होता है डिमांड कर्व, डाउनवर्ड, हाँ, नेगेटिव स्लोपिंग। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अब देख लेते हैं डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व, और फिर मार्केट डिमांड कर्व, और फिर क्या पढ़ना है हमें, एक्सेप्शंस पढ़ना है, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज, ये सब वैसे तो थोड़ा थोड़ा पता ही होगा। डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल सबको पता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक शेड्यूल जिसके अंदर यूनिट्स, प्राइस और डिमांड लिखे होंगे। ठीक है, अ डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट बायर वुड चूज टू परचेज एट डिफरेंट प्राइजेज per unit of time with all other variables held constant. To illustrate the relationship between quantity of a commodity demanded and its price, we may take a hypothetical data for price and quantities of ice cream. A demand schedule is drawn upon the assumption that all other influences remaining unchanged. It does attempt to isolate influence exerted by the price and good upon the amount sold. तो ये क्या है हमारा एक डिमांड शेड्यूल। प्राइस 60 है तो क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम डिमांडेड 0 है, प्राइस हमने कम किया, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, प्राइस और कम किया, क्वांटिटी और इंक्रीज हो गई। इस तरीके से हमारा ये क्या बन गया, डिमांड शेड्यूल ऑफ अ इंडिविजुअल बायर। यहाँ पर इंडिविजुअल बायर का क्या है, टेबल 1 शोज how many cups of ice cream this particular buyer buys each week at different prices of ice cream, holding constant everything else that influences how much ice cream this particular consumer wants to buy. If ice cream is free, price 0, she consumes 12 cups of ice cream per week. As the prices rises, she buy
fewer and fewer cups of ice cream. When the price reaches 60 per cup, she does not buy ice cream at all. The above table depicts the inverse relationship between price and quantity. We may note that the demand schedule obeys the law of demand. As the price of income increases, ceteris paribus the quantity demanded falls. फिर डिमांड कर्व है. डिमांड कर्व क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. डिमांड कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. बाय कन्वेंशन द वर्टिकल एक्सिस पे क्या रखते हैं हम? प्राइस. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या रखते हैं हम? क्वांटिटी ऑफ गुड, which is usually expressed in some physical measure per time period by plotting each pair values as point on graph. यही डिमांड शेड्यूल को हम प्राइस और क्वांटिटी को हम डिमांड उस पे कर्व पे हम पॉइंट आउट करते जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक डिमांड कर्व इस तरीके से. ठीक है ना. जहाँ प्राइस 60 था तो क्वांटिटी 0 डिमांड करे थे. जब प्राइस क्या हो गया? 50 हो गया तो 2 क्वांटिटी डिमांड करे थे. प्राइस 40 हुआ तो 4. तो इस तरीके से हमारा बन गया डिमांड कर्व. ठीक है. वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी. वी नाउ ड्रॉ द स्मूथ कर्व थ्रू दीज पॉइंट्स. द कर्व इज कॉल्ड डिमांड कर्व ऑफ आइसक्रीम. The negative or downward slope indicates the quantity demanded increases and the price falls. तो negative और downward slope हमें क्या बताता है? Price and quantity में inverse relationship. Consumer are now ready to buy more of the price of. Briefly put this is the slope of demand curve is delta P upon delta Q. माइनस साइन क्या बताता है? इन दोनों में inverse relationship. The change along the vertical axis is divided by the change upon the horizontal axis. The negative sign slope is consistent with the law of demand. Law of demand की वजह से ये क्या है? Negative sign है. The demand curve for the good does not have to be linear or a straight line. It can be curvilinear, meaning its slope may also vary along the curve. If the change of quantity demanded does not follow a constant proportion, the demand curve will be non-linear. However, the linear demand curve provides convenient tool for analysis. तो ऐसा मतलब ऐसा हो भी सकता है कि कई बार हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना रखा हो. जैसे यहाँ पर है ना कांस्टेंट प्रोपोर्शन रखा हुआ है, जैसे 2, 4, 6 कॉन्स्टेंटली प्रोपोर्शन रखा हुआ है तो एक ये स्ट्रेट लाइन बन रही है. तो हो सकता है अगर हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब वैल्यूज़ ऊपर नीचे करके ले लें तो वो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना बने, लेकिन बनेगा तो नेगेटिवली स्लोप ही, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही. ठीक है. तो फिर उसको क्या बोल देंगे? नॉन लीनियर बोल देंगे. अभी जो डिमांड कर्व एक वो बन रहा है कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ, उसको क्या बोल रहे हैं? लीनियर बोल रहे हैं. ठीक है. एनालिसिस करने के लिए, हमें समझने के लिए बेटर है लीनियर डिमांड कर्व को ले लेना. ठीक है. आगे मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जैसे अभी इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल देखा, ऐसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल को हम ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मार्केट का डिमांड शेड्यूल. द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी गिव्स द ऑल्टरनेटिव अमाउंट्स ऑफ कमोडिटी डिमांडेड पर टाइम पीरियड at various alternative prices by all buyers in the market. In other words, क्या है ये? Total quantity that all buyer of a commodity are willing to buy per unit at a given price, other things remaining constant. बस वही सेम डेफिनेशन, बस यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? टोटल क्वांटिटी ले रहे हैं. The market demand for a commodity thus depends on all the factors determine the individual demand and in addition on number of buyer of a commodity in the market. When we add up various quantity demanded by different consumer in the market, we can obtain demand schedule. मार्केट डिमांड शेड्यूल जब हम ऐड कर देंगे जो अलग अलग कंज्यूमर है, अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर है उनकी क्वांटिटी को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल मार्केट डिमांड. जैसे कि यहाँ पर ए और बी दो ये इंडिविजुअल हमने लिए हैं तो फिर 3 + 2 इज़ 5, 2 + 1 इज़ 3. इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ गया? टोटल मार्केट डिमांड. जैसे अब ये हमने कर बनाया किसका? ए का, ये हमने बनाया बी का, इन दोनों को ऐड किया तो फिर ये बन गया टोटल मार्केट, है ना. अब यहाँ पे जैसे ऐसे बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो इसको ये क्या है? मतलब ये नॉन लीनियर है ना. ये लीनियर है, ये लीनियर है और ये नॉन लीनियर है. ऐसा नहीं होता नॉन लीनियर है तो डिमांड कर्व गलत है, ऐसा भी बन सकता है. बस क्या है?
थोड़े कॉन्स्टेंटली प्रोपोर्शन नहीं है, इसकी वजह से ये ऐसे नीचे जा करके ऐसे बन रहा है, ठीक है तो डिमांड कर्व करेक्ट है और नेगेटिवली स्लोप्ड है। समझ में आया? अब मार्केट डिमांड कर्व भी हमने देख ही लिया, ठीक है ना। द मार्केट डिमांड कर्व फॉर गुड एक्स रिप्रेजेंट द क्वांटिटी of good X demanded by all buyers in the market for good X. The market demand curve is obtained by horizontal summation. कैसे निकला है ये? Horizontal summation of all individual demand curves. If we plot the market demand schedule on a graph, we get market demand curve. Figure 2 shows the market demand for a commodity X and two consumers A and B have different individual demand corresponding to their different preferences. हमने हमारे एग्जाम्पल में दो कंज्यूमर लिए A और B, इन दोनों के इंडिविजुअल डिमांड कर्व अलग अलग बने उनके अपने अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। द टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व आर शोन इन फिगर 2 अलॉन्ग विद द मार्केट डिमांड कर्व। व्हेन देयर आर more than two consumer in the market for some good, the same principle continues to apply. अगर दो कंज्यूमर से भी ज़्यादा कंज्यूमर होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते, तो हम सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी डिमांड होगी अपने अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, और फिर सबकी जो निकल जाएगी उसको हम ऐड कर देंगे तो फिर हमारा मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। लाइक इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमारा ये भी क्या होता है, downward to the right because it is nothing but lateral summation of individual demand curve. In addition, demand schedule and demand curve, the buyer's demand for a good can also be expressed algebraically. हम इसको एक algebraically भी एक तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। क्या है यहाँ पर? The demand equation relates to the price of the good and denoted by P. तो मतलब P किस चीज़ से डिनोट हो रहा है? प्राइस, और Q क्या है? हमारी क्वांटिटी, ठीक। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व वी होल्ड एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट डिस्क्राइब बाय ए लीनियर फंक्शन। अब ये जो A है ये हमारा क्या है? लीनियर फंक्शन, और B हमारा स्लोप। A वर्टिकल इंटरसेप्ट, B हमारा स्लोप, और इस तरीके से हमारी एक डिमांड फंक्शन बन गई Q इक्वल टू A माइनस बी P, ठीक। Q इक्वल टू A को ले लिया 100, इसकी जगह B को ले लिया 2 मल्टीप्लाई में P, तो फिर P कैसे आ गया? 50 माइनस, मतलब कि वो निकाल करके इधर उधर करके LHS RHS करके 50 इज इक्वल टू 50 माइनस Q अपॉन 2, ठीक है। कुछ ज़्यादा याद रखने, बस इस चीज़ को एक बार बस दिमाग में रख लेना, Q इक्वल टू A माइनस बी पी, बस, ठीक है। और वो वाली बात भी ध्यान रखना कि अगर स्ट्रेट लाइन है ना तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर। स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर, ठीक है। rationale of law of demand. Normally the demand curve slopes downward. This means people buy more at lower price. We shall now understand why do demand curve slope downward, ठीक है। Put in other words, why do people buy more at lower prices? Different economists have given different explanation for the operation of law of demand. तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? rationale of law of demand का मतलब कि हमें पता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसा क्यों है? लॉ ऑफ डिमांड ऐसा क्यों है? डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस, ऐसा इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है? प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस. द प्राइस इफेक्ट विच इंडिकेट्स द वे ऑफ कंज्यूमर परचेजेस ऑफ गुड एक्सचेंज व्हेन द प्राइस changes is a sum of two components, namely substitution effect and income effect. तो अब इस चीज़ को हमने दो इफेक्ट से एक्सप्लेन किया, एक है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और दूसरा है इनकम इफेक्ट. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है? प्राइस इफेक्ट बता रहे हैं फॉल इन प्राइस, मतलब फॉल इन प्राइस इंक्रीज इन डिमांड. इस चीज़ को हमने दो इफेक्ट से एक्सप्लेन किया, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट. Substitution effect, Hicks and Allen had explained the law on terms of substitution effect and income effect. तो किसने एक्सप्लेन किया ये टर्म्स? हिक्स एंड एलन ने. जितने भी नाम आएंगे ना ऐसे पूरे उसमें बुक में, ये नाम तो आपको लर्न कर, एक काम करना ना,
एक लिस्ट बनाते जाओ, इसका इसका नाम, इसका इसका नाम, तो फिर याद होता जाएगा, ठीक है। द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डिस्क्राइब्स द चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट व्हेन इट्स रिलेटिव प्राइस चेंजेस। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है, डिमांड में चेंज आता है किसी प्रोडक्ट की जब उसके प्राइजेस में चेंज आता है। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, द प्राइस रेशियो बिटवीन आइटम changes and it becomes relatively cheaper than other commodities. Assuming that price of all other commodities remain constant, it induces customer to substitute the commodity whose price have fallen for other commodities which have now become relatively expensive. The result is that total demand for a commodity whose price have fallen increases. This is called substitution effect. Substitution effect क्या बोल रहा है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है और एक का प्राइस कम हो रहा है तो लोग उसी को जाकर के खरीद रहे हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से बढ़ते हैं यहाँ से। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डिस्क्राइब करता है क्या, डिमांड में चेंज आना प्राइस में चेंज की होने की वजह से। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है, डिमांड में चेंज आ रहा है किसकी वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से। व्हेन द प्राइस, जब प्राइस किसी आइटम का फॉल करेगा तो दैट आइटम विल बिकम चीपर। तो अगर जैसे इसका प्राइस फॉल करा तो क्या, ये जैसे सपोज है गुड ए, गुड ए का प्राइस फॉल करा तो गुड ए जो है रिलेटिवली चीपर बन जाएगा, गुड बी सी डी से, इन सब से ये चीपर हो जाएगा, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। फिर अज्यूमिंग दैट द प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटी, और इनका प्राइस क्या है, कांस्टेंट ही है। सबका सपोज करो 10-10 रुपये था, इनका अभी भी 10-10 रुपये है और इसका 8 रुपये हो गया, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द प्राइजेस ऑफ ऑल अदर कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इट इंड्यूसेस कस्टमर टू सब्सटीट्यूट द कमोडिटी जिसका प्राइस फॉल करा है फॉर अदर कमोडिटी विच हैव नाउ बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कंज्यूमर होगा ना वो इनकी तरफ नहीं जाएगा और फिर इसी की तरफ अपने आप आएगा जिसका प्राइस क्या हुआ है, कम हुआ है। तो जैसे ही जिसका गुड का प्राइस कम हुआ है वो वाली तरफ जाएगा कंज्यूमर, तो अपने आप से उसकी डिमांड क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, बस उसी को एक इफेक्ट से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम डिमांड में चेंज बाद में ला रहे हैं, पहले हम प्राइजेज में चेंज लेकर के आ रहे हैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में इस तरीके से हिक्स और एलन ने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। क्या एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, ये एक्सप्लेनेशन दिया, सपोज करो 4 गुड है, सब चारों गुड का एक कांस्टेंट प्राइस है, हमने एग्जम्पशन क्या लेनी है कि सबका एक ही प्राइस है जितने भी गुड है। फिर उन सब गुड में से किसी एक गुड का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो एक गुड का प्राइस कम हुआ तो जितने भी लोग हैं वो सब गुड छोड़ देंगे और फिर जिसका प्राइस कम हुआ है ना उसके पास आकर के उसको खरीदेंगे। तो जैसे ही उसके पास उसको खरीदने के लिए सब लोग जाने लगेंगे तो उसकी डिमांड क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो ये है हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, समझ में आया। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन गुड्स आर क्लोजर सब्सटीट्यूट। अगर ये चारों गुड एक दूसरे के सब्सटीट्यूट ही नहीं होते तो फिर तो कोई इफेक्ट डालता ही नहीं ना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तब तो हम जिस गुड की नीड है हम वो वाला गुड खरीदेंगे। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काम अच्छे से कब करेगा, जब वो सारे गुड्स क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे। देयर इज लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्सटीट्यूट गुड। अब ऐसा भी होगा कि जैसे कि सपोज करो नोएडा में 4 एकेडमी है, ठीक है, जो आपको सीए फाउंडेशन की क्लासेस देती है। अब चारों में ना प्राइजेज एक ही हैं। अब उनमें से एक एकेडमी का प्राइस सपोज 10,000 हम मान लेते हैं, 10,000 से कम होकर के 8,000 रुपये हो गया। पहले चारों में 10-10 हज़ार था, उनमें से एक ने क्या करा, 10 से 8 पे ले आए। तो जैसे ही 10 से वो 8 पे लाएंगे, बच्चे तो उधर तब जाएंगे ना जब उनका जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो उतना सेव भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पहुंचने में ही, जहां मैं अभी इंस्टीट्यूट जा रही थी वो मेरे घर के बगल में ही था, अब वहाँ पे कम तो हुआ है 8,000 रुपये,
मेरे को 10,000 तो नहीं पे करने पड़ेंगे, लेकिन उधर तक पहुंचने में मेरे को अलग से 4,000 रुपये महीने के लग जाएंगे, तो फिर ये तो 2,000 रुपये का लॉस ही हो जाएगा ना एक तरीके से। तो फिर ये हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये भी होना चाहिए कि अगर हम एक गुड से दूसरे गुड पे स्विच कर रहे हैं ना, तो उसकी कॉस्ट क्या हो, लो हो। क्या समझ में आया? थर्ड, देयर इज लोअर इनकन्वीनियंस वाइल स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट गुड, और साथ के साथ इनकन्वीनियंस भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कि आप जिस एकेडमी में आप पढ़ रहे थे वहाँ पे आपको अच्छा लगता था, आपको वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे लगते थे, आपके वहाँ पे फ्रेंड्स बहुत अच्छे बन गए थे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, मज़ा आने लगा था पढ़ने में। अब जैसे ही अगर आपको लगा कि वहाँ पर अब दूसरी जो एकेडमी है वो 10 से 8 पर आ गई, हो सकता है कि आप वहाँ जाओ ही ना, है ना। आप ये सोचो कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, हम क्योंकि हमारे लिए उधर जाना क्या हो जाएगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा, तो हम नहीं जा, मतलब इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए इस वाले इफेक्ट में, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, और ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए सबको? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, द इंक्रीज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ एन इंक्रीज इन रियल इनकम। रियल इनकम क्या होता है, जो हमारे पास पैसा बचता है गुड्स पे खर्च करने के लिए, ठीक है। द इंक्रीज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ एन इंक्रीज इन रियल इनकम इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, द कंज्यूमर कैन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विद लेसर मनी। जैसे ही किसी एक प्राइस है एक गुड है ए, इसका प्राइस है ना फॉल कर गया, ठीक है। जैसे ही इसका प्राइस फॉल करा, तो अब हमें इस वाले गुड को खरीदने के लिए कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो हमारे पास पैसा ज़्यादा बच रहा है, अब हम उस वाले अमाउंट को कुछ और भी खरीदने में खर्च कर सकते हैं, है ना। लेसर मनी और ही कैन बाय मोर, या तो सेम कमोडिटी हम ज़्यादा खरीद सकते हैं अब, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कंज्यूमर की रियल इनकम और परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। एक मैंने बोला गुड ए था, वो पहले 10 रुपये का आता था, ठीक है। अब वो कितने का आने लगा है, वो 10 रुपये का आता था, अब वो सडनली इसका प्राइस क्या हो गया, 10 से 5 हो गया, प्राइस हो गया कम, प्राइस हो गया कम। जहाँ मैं 100 रुपये अर्न कर, मेरी इनकम थी 100 रुपीज़, जहाँ मैं इसके 10 यूनिट खरीद पा रही थी, तो मेरे पूरे 100 रुपये चले जाते थे। अब मैं इसके 10 यूनिट खरीदूंगी तो वो 50 रुपये में ही खरीद लूँगी, है ना, और मेरे 50 रुपीज़ इसी को मैं चाहूँ तो और ख़रीदने में लगा सकती हूँ। तो अगर मैं इसी में और ख़रीदने में लगाऊंगी तो इस वाले गुड की तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज़ होगी ना। तो ये एक इनकम इफेक्ट है कि प्राइस यहाँ पर भी कम हो रहा है, तो उसकी वजह से कैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो इसको बोल रहे हैं इनकम इफेक्ट। अ पार्ट और अ होल ऑफ रिजल्टिंग इनकम, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जा रही है, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा जो बच रहा है प्राइस कम होने की वजह से, उसे हम बोल रहे हैं हमारी परचेजिंग पावर हमारी बढ़ जा रही है। अ पार्ट और अ होल ऑफ अ रिजल्टिंग इंक्रीज इन रियल इनकम कैन नाउ बी यूज्ड। अब वो जो इनकम बच गई वो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर बाय मोर ऑफ द कमोडिटी इन द क्वेश्चन गिवन द गुड इज़ नॉर्मल। हाँ, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है, ये जो गुड ए है ये नॉर्मल गुड है, ये इन्फीरियर गुड नहीं है, इन्फीरियर गुड में उल्टा ही हो जाता है, ठीक है। Therefore, the demand for that commodity whose price is fallen increases. However, there is one exception. In case inferior good, the income effect works in opposite direction. क्योंकि हम वो वाला गुड नहीं खरीदना चाहेंगे, अगर हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो इंफीरियर गुड की क्या होती है, डिमांड घटती है, बढ़ती नहीं है। In case of inferior good, the expansion of demand due to fall in price will take place only if the substitution effect outweighs the income effect. क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट समझ में आ गया? आगे यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम दैट इज मैक्सिमाइजेज इक्विलिब्रियम का मतलब पता है ना सबको, क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ से हम चेंज नहीं होना चाहते हैं ना,
व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पता है, यूटिलिटी किसी, यूटिलिटी लाइफ में हमारे एडिशनल प्रोडक्ट आ करता है, उसको एग्जीक्यूट नेटवर्क मार्जिन। हाँ ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली वो होता है TUN माइनस 1, है ना। और यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी, ठीक है, ऑफ अ कॉमोडिटी एंड इट्स प्राइस इक्वलाइज। आपने पढ़ा होगा ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, सिंगल कॉमोडिटी में यही था ना, MUX = PX, ठीक है। तो यही लिखा है ना यहाँ पर भी कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कॉमोडिटी एंड इट्स प्राइस इक्वलाइज, यही हमारी कंडीशन होती है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द कंज्यूमर हैज डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर ईच एडिशनल यूनिट। सबने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें होता क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, ईच सक्सेसिव यूनिट से हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। एक आइसक्रीम खाएंगे तो यूटिलिटी 10 की मिलेगी, सेकेंड आइसक्रीम खाएंगे तो यूटिलिटी हमारे 10 से 8 की हो जाएगी, ऐसी ऐसी करके करके मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइम पे 0 पहुंचती है और फिर नेगेटिव भी पहुंच जाती है, ठीक है। और डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी एंड देयरफॉर ही विल बी पेइंग लेस। तो फिर इससे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है ना, तो फिर कंज्यूमर जो है उतना अमाउंट भी पे नहीं करेगा, कंज्यूमर भी लेस अमाउंट पे करेगा, है ना। ऑब्वियसली हम उतना ही पे करते हैं जितनी हमें यूटिलिटी मिल रही होती है। हम एक गुड के लिए तो हमने 100 रुपये दे दिए, लेकिन सेकेंड टाइम के लिए हम 100 रुपये नहीं देंगे, हम बोलेंगे हम थोड़े से कम देंगे क्योंकि हमें 100 की यूटिलिटी तो मिलेगी नहीं उससे। वो बात अलग है कि इस वाले लॉ के पीछे बहुत सारे अजम्पशन भी हैं, ठीक। द रैशनल कंज्यूमर विल नॉट पे मोर, रैशनल कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर जिसको सब पता है, जिसको परफेक्ट नॉलेज है, विल नॉट पे मोर फॉर लेसर सेटिस्फैक्शन। तो वो जो लेसर सेटिस्फैक्शन उसका हो रहा है उसको एडिशनल यूनिट की वजह से वो उसके लिए उतना प्राइस नहीं पे करेगा जो उसने फर्स्ट कॉमोडिटी के लिए प्राइस पे किया था। ही इज इंड्यूस टू बाय एडिशनल यूनिट ओनली व्हेन द प्राइस इज लोअर। द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्ट एज कंज्यूमर टू इक्वलाइज द यूटिलिटी कॉमोडिटी विद इट्स प्राइस इन इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ठीक है। तो प्राइस भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे जैसे डिमांड कम हो वो कम पे करने की कोशिश करेगा। मतलब डिमांड तो देखो बढ़ रही है ना, एडिशनल यूनिट हम खरीद रहे हैं, डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन हर एडिशनल डिमांड की वजह से, डिमांड के चलते हुए प्राइजेस हम कम पे कर रहे हैं। डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्राइस घटता जा रहा है। तो ये भी एक है जिसकी वजह से हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, ठीक है। हम वही पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड वर्क यहाँ पे करता है, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। पहला हमने पढ़ा प्राइस इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, इसके अंदर 2 इफेक्ट्स पढ़े। दूसरा हमने पढ़ा ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। फिर है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल्स मोर कंज्यूमर स्टार्ट बाइंग इट। हम ऐसा बोले कि आईफोन 30,000 रुपीज़ में मिल रहा है तो और लोग खरीदने लगेंगे। जिसने सोचा होगा मैं 30,000 का सैमसंग खरीद लूँ, है ना, वो भी सोचे कि आईफोन खरीद लूँ मैं। तो फिर जब किसी का गुड का प्राइस कम होता है तो फिर नए लोग उसको क्या करने के लगते हैं, बाय करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्राइस जैसे ही कम हो रहा है तो उसकी डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। Because some of those who could not afford to buy it earlier may now be able to buy it. This raises the number of consumer of a commodity at lower price and hence the demand of a commodity in question increases. Different uses. Many commodity have multiple uses. When a price of such commodity are high or rises, they will be put to limited uses only. जब जैसे प्राइस किसी commodity का क्या होता है, बढ़ता है, तो हम उसके यूज़ को क्या कर देते हैं, लिमिटेड यूज़ के लिए रखते हैं, हम सब यूज़ के लिए नहीं करते। इफ़ द प्राइस ऑफ सच कॉमोडिटी फॉल, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो हम उसके नंबर ऑफ़ यूजेस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पर वो चलता है मिल्क का एक बेसिक सा एग्जांपल, मिल्क के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ उस चीज़ के लिए करेंगे जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है,
ठीक है, therefore their demand it will increase. Thus increase in number of uses of consequent to fall in price make the buyer demand more of such commodity, make demand curve slope downward, for example electricity. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो हम प्राइस बढ़ेगा तो हम सिर्फ सोचेंगे कि चलो इसी टाइम पे यूज़ कर लेते हैं, ऐसा को एग्जाम्पल. ठीक है, हाँ मैं भी यही बोलने वाली थी. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड मतलब जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा. फर्स्ट, कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू और स्नूब अपील और आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन आर यूज्ड बाय द रिच पीपल एज स्टेटस सिंबल. वहाँ पर भी हमने वर्ड पढ़ा था ना, जहाँ पर हम ये इफेक्ट पढ़ रहे थे, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन. Rich people as status symbol for enhancing their social prestige and for displaying their wealth. These articles will not conform to the usual law of demand as they become more attractive only if their prices are high and keep going up. तभी हमने ये स्नूब इफेक्ट में भी पढ़ा था कि प्रेस्टीज वैल्यू के गुड्स वो खरीदते ही करते हैं, भले उनका प्राइस कुछ भी हो जाए, है ना. This was found out by Veblen in his doctrine of conspicuous consumption and hence its effect called Veblen effect or prestige goods effect. Veblen effect takes place as some consumer measure the utility of commodity by its price. If the commodity is expensive, तब उनको लगता है कि वो गुड ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है. कई बार कुछ कंज्यूमर को क्या लगता है कि किसी गुड का अगर प्राइस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अच्छा है, तभी वो ज़्यादा यूटिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा. तो यहाँ पर ये कंजम्पशन, ये कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन का इफेक्ट क्रिएट होता है, जो हमने स्नूब इफेक्ट में भी पढ़ा, वेबलिन इफेक्ट में भी पढ़ा. ठीक, एज मच दे बाय लेस ऑफ दिस कॉमोडिटी एट लो प्राइस, मोर ऑफ इट एट हाई प्राइस. तो यहाँ पर होगा क्या, जब इस गुड का प्राइस बढ़ेगा तभी इसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन प्राइस कम होगा तो फिर ये लोग नहीं खरीदेंगे जिनको स्टेटस सिंबल मेंटेन करना है. तो ठीक है, डायमंड्स आर ऑफन एग्जाम्पल इन दिस केस. हायर द प्राइस ऑफ डायमंड, हायर इज द प्रेस्टीज वैल्यू अटैच टू देम एंड हेंस द हायर डिमांड. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा. गिफिन गुड्स. Sir Robert Giffin, a Scottish economist and a statistician, was surprised to find out that price of a bread increased. The British worker purchased more of the bread. इन्होंने क्या देखा कि ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हुआ, तब भी लोग परचेज किए जा रहे हैं ब्रेड, तब भी प्राइस उसका डिमांड इंक्रीज हो रहा है. This was something against the law of demand. Why this has happened? The reason given that for this is that when the price of a bread went up, it caused such a large decline in purchasing power of poor people that they were forced to cut down the consumption of meat and other more expensive goods. Giffen goods क्या है ना, जो जैसे inferior goods है ना लो क्वालिटी के कम प्राइस के, वैसे ही गिफिन गुड्स भी लो क्वालिटी के और कम प्राइसेस के होते हैं. इनका प्राइजेस इतना कम होता है कि अगर वो बढ़ भी जाए तब भी लोग यही वाले गुड खरीदेंगे, क्योंकि दूसरे गुड के प्राइजेस इनसे भी ज़्यादा है. मतलब जैसे हमने एग्जांपल लिया जहाँ पर यहाँ पर ब्रेड का मीट कंजम्पशन या फिर और कोई एक्सपेंसिव फूड आइटम, तो अगर यहाँ पर ब्रेड थी 5 रुपये की, जो मीट कंजम्पशन हो रहा था वो सपोज करो 20 का हो रहा था, 20 रुपीज़ का. ठीक है, तो इसका प्राइस मतलब बोलना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी में इस गुड का प्राइस, गिफिन गुड का प्राइस इतना लो है कि अगर वो बढ़ भी जाए, अगर ये 5 से 6 हो जाए तब भी तो उससे कम ही रहेगा ना. तो ऐसे इफेक्ट में, ऐसी सिचुएशन में हमारा लॉ ऑफ डिमांड तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि भले ही इसका प्राइस बढ़ रहा है लेकिन तब भी वो दूसरे कंज्यूमर गुड से चीप ही है. तो इसका प्राइस तो फिर ऐसे में इसका डिमांड कम नहीं हो पाएगा, बल्कि इन लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. और परचेजिंग पावर कम होगी तो इन वाले गुड का जो अगर वो महीने में एक बार कंज्यूम भी कर ले रहे थे तो वो भी कंजप्शन कम हो जाएगा, और फिर इस वाले गुड की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी. समझ में आया? सिंस द ब्रेड इवन द प्राइस इज हायर देन बिफोर, स्टिल ये क्या है,
चीपेस्ट फूड आर्टिकल, भले ही इसका प्राइस बढ़ गया है पहले से ज़्यादा, लेकिन स्टिल इट इज़ अ चीपेस्ट फूड आर्टिकल, पीपल कंज्यूम मोर ऑफ इट एंड नॉट लेस, बल्कि और ज़्यादा इसकी कंजम्पशन बढ़ेगी क्योंकि परचेजिंग पावर क्या हो गई है और कम हो गई है, दूसरे एक्सपेंसिव गुड्स हम बाय नहीं कर पाएंगे। सच गुड्स विच एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप इज कॉल्ड गिफन गुड। तो यहाँ पर जो ये डायरेक्ट प्राइस मतलब इनडायरेक्ट नहीं है रिलेशनशिप, गिफन गुड्स के केस में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप है। जनरली दोज गुड्स विच आर इन्फीरियर हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल। इन गुड में क्या है, ये कैसे गुड्स है, ये इन्फीरियर गुड है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। विच ऑक्यूपाई सब्सटैंशियल प्लेस इन कस्टमर्स बजट आर कॉल्ड गिफन गुड। और जो कंज्यूमर इस गुड को कंज्यूम कर रहे हैं उनके अमाउंट उनके कंजम्पशन का एक सब्सटैंशियल प्लेस होल्ड करते हैं, मतलब एक मेजर एरिया होल्ड करते हैं। ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर गुड बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड। ये लाइन भी याद रखने वाली है फॉर MCQ। ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर गुड बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। फॉर एग्जाम्पल गिफन गुड्स आर कोर्स ग्रेन लाइक बाजरा, लो क्वालिटी राइस एंड व्हीट एक्सेट्रा। हो सकता है कुछ इन्फीरियर गुड्स में ये डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप वर्क ना करे, इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन हर गिफन गुड में तो होगा ही होगा, तो इसलिए ऑल गिफन गुड्स इन्फीरियर गुड हो सकते हैं क्योंकि इन्फीरियर गुड मेजर हो गया, ब्रॉडर टर्म हो गया, उसके अंदर गिफन गुड आ रहा है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज, ये नेसेसिटी मैंने अभी बताया था आपको कि हमारी यूसेज, कांस्टेंट यूसेज की वजह से हमारा वो पैटर्न ही बन गया, मतलब हम उसको जो इंटरनेट वाला अभी एग्जांपल दिया था ना, वो इसका हो जाएगा कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज का। द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इज अफेक्टेड बाय द डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ अ कंजम्पशन पैटर्न ऑफ अ सोशल ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल बिलोंग। These goods, due to constant usage, become necessities of life in spite of the fact that price of television sets, refrigerator, air conditioner continuously rising, their demand does not show any tendency to fall. तो हमारे लाइफस्टाइल में कुछ गुड्स ऐसे आ गए हैं कि भले ही उसका प्राइस बढ़ जाए, लेकिन हम ऐसा है कि हमारे लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा है कि हम रह नहीं सकते, तो हम तभी भी उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जैसे फ्रिज, टीवी, AC, ये चीज़ें हमें बेसिक नेसेसिटी में हमारे बन गई है। भले ये नेसेसिटी है नहीं, इसके बिना हम रह सकते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट यूसेज की वजह से और सोशल पैटर्न की वजह से ये नेसेसिटी बन गई है। ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइजेस आर राइजिंग, हाउस होल्ड एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस इन द फ्यूचर विल बी इवन हायर tend to buy large quantities of such commodities. ऐसा ऑब्जर्व करने में आया है। Then price are rising, household expecting that prices in future will be even higher. ऐसा सोच रहे हैं कि अगर अभी प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऐसा हाउस होल्ड सोचेंगे कि ये बढ़ते ही रहेंगे फ्यूचर में भी, तो अभी जो बढ़े हुए हैं हम इतने पे ही खरीद लेते हैं। समझ रहे हो, फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें कि अगर अभी भी बढ़ रहे हैं तो प्राइजेस और बढ़ेंगे, तो हम डिमांड अभी ही कर ले रहे हैं, मतलब हायर प्राइजेस में भी कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज अ वाइड स्प्रेड ड्रॉट, पीपल एक्सपेक्ट दैट प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन वुड राइज इन फ्यूचर, दे डिमांड ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन इवन एट देयर प्राइस राइजेस। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ द प्राइस आर फॉलिंग, पीपल एंटिसिपेट फर्दर फॉल, पीपल ये सोच रहे हैं कि अभी प्राइस गिर रहे हैं तो और ज़्यादा गिरेंगे, तो रेदर देन बाइंग मोर, पीपल क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं परचेजेस। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं कर रहा है। हाउएवर, इट इज़ टू बी नोटेड दैट हियर इट इज़ नॉट लॉ ऑफ डिमांड विच इज़ इनवैलिडेटेड, देयर इज चेंज in one of the factor which was held constant while deriving the law of demand, namely change in price expectation of people. Incomplete information and irrational behavior. irrational behavior क्या होता है, rational consumer जिसको सारी नॉलेज होती है, irrational मतलब जिसको नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो फिर उसको तो समझ में ही नहीं आएगा प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, वो समझ में ही नहीं आएगा लॉ, वो कुछ भी खरीद लेगा। द लॉ हैज़ बीन डिराइव्ड अज्यूमिंग दैट कंज्यूमर टू बी रैशनल एंड नॉलेजेबल अबाउट मार्केट कंडीशंस,
However, कभी कभार ऐसा होता है कंज्यूमर हैव incomplete information and therefore make inconsistent decision regarding purchases. Similarly, in practice, a household may demand larger quantity of a commodity even at तो अगर कंज्यूमर क्या होगा, irrational होगा, उसको imperfect knowledge होगी, तो वो हायर प्राइजेस में भी हो सकता है डिमांड कर ले. अंडर सच सर्कमस्टेंसेज लॉ क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा. सब हाँ अच्छा बाहर बोला. Sometimes consumers tend to be irrational and make impulsive purchases without any rational calculation about prices and usefulness of the product. Demand for necessaries. The law of demand does not apply in case of necessaries of life, भले ही कितना भी प्राइस बदल जाए. ठीक है. Speculative goods. In speculative market, particularly the market for stock and share, more will be demanded when prices are rising and less will be demanded when prices are decline. तो स्टॉक्स में क्या होता है, शेयर्स में क्या होता है, हम अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो फिर लोग खरीदते हैं, प्राइस घटते हैं लोग सेल कर देते हैं. ठीक है. The law of demand will also fail if there is significant change in other factors on which the demand of commodity depends. If there is change in income of the household or in price of related commodities, जनरली तो हम ये सब चीज़ें क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं. लेकिन अगर सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा ही चेंज हो जाए तो भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा. ठीक है. कर लें क्या. चलो ठीक है.